नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मैं अशोक कुमार मिशन रीट के तहत आपके लिए संस्कृत का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें से हर बार रीट में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से इतने सवाल बनते हैं कि वो आते ही आते हैं और रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, अभी चलते हैं अपने टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है वर्ण विचार। देखिएगा, वर्ण विचार। वर्ण विचार देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती हैं और संस्कृत के अंतर्गत एक सूत्र है वर्णमेव अक्षर, यानी वर्ण ही अक्षर है। वर्णमेव अक्षर, वर्णमेव अक्षर, वर्णमेव अक्षर, यानी वर्ण ही अक्षर है। ठीक है। वर्णों के अंतर्गत पाणिनि की वर्णमाला में 14 सूत्र दिए गए हैं। पाणिनि की जो वर्णमाला है उसमें 14 सूत्र दिए गए हैं, जिसमें वर्ण 2 प्रकार के हैं, जिसमें एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत 46 वर्ण हैं। संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण हैं, जिसके अंतर्गत 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। यही अगर हिंदी में देखा जाए तो 11 है। तो खासकर प्रश्न हमारे यहाँ से उठता है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत वर्णमाला में 13 वर्ण या स्वर होते हैं। फिर देखिए, पाणिनि के जो सूत्र हैं उन्हें माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र, ये 14 सूत्र हैं। देखिएगा, इसकी भी एक कहानी है कि माहेश्वर सूत्र कैसे आए, कहाँ से आए। तो एक बार क्या हुआ, पाणिनि और याज्ञवल्क्य के साथ में शास्त्रार्थ हो गया और उस शास्त्रार्थ में पाणिनि हार गए। तो उनको बहुत बुरा लगा और वो भगवान शिव की उपासना करने लगे और भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो आशुतोष से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होकर उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। तो उन डमरू की आवाज़ से ये 14 सूत्र निकले और पाणिनि ने इन्हें लिपिबद्ध किया। ऐसे देखा जाए तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी हैं, अष्टाध्यायी, इसके अंतर्गत कुल जो सूत्र हैं कुल जो सूत्र हैं वो है 3000
3965 3965 कुल इसमें सूत्र हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसके माहेश्वरी सूत्र यानी 14 सूत्रों का ही अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत देखिए माहेश्वर, इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान च अशो ईश्वर, यानी महान है जो ईश्वर शिव, इसमें हमारे कर्मधारय समास है। तो हम अब देखेंगे कि इस माहेश्वरी सूत्र के उपनाम क्या क्या है, और भी माहेश्वरी सूत्रों को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए इसके और भी अन्य नाम हैं। वर्ण सममन्नाय शिवसूत्र, ठीक है, प्राण सूत्र, और देखिएगा संज्ञा सूत्र, प्रतिहार सूत्र, संज्ञा सूत्र और प्रतिहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, यह इसके अन्य नाम हैं। देखिएगा वर्ण सममन्नाय शिवसूत्र, प्राण सूत्र, संज्ञा सूत्र, प्रतिहार सूत्र। तो आपको इन नामों में से कोई भी नाम आपके क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत दे सकता है और पूछ सकता है। जैसे वर्ण सममन्नाय में कितने सूत्र हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और यही माहेश्वर सूत्र है, तो आपको उत्तर देते हुए 14 सूत्र लिखने हैं। ठीक है, देखिए अब इस 14 सूत्र कौन कौन से हैं, तो अब हम इसका पूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे। 14 सूत्र देखिएगा, इनमें ही हमारे स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला है अ ई उ ण, इनको आपको याद करने पड़ेंगे। अ ई उ ण, ठीक है। दूसरा है री लिक, री लिक। तीसरा है अ ओ अड़, अ ओ हड़। चौथा है आई औ छ, आई औ छ। पांचवा है है वरट, है वरट। छठा है लर्ण। सातवां है यमण डन, ठीक है, यमण डन नम। आठवां देखिएगा जब अण, जबाण। नौवा है गढ़ दक्ष, गढ़ दक्ष। 10वां है जब गढ़ दस, जब गढ़। जब गढ़ दस। 11वां है खफ छठ। तच त त व। 12वां है
कपय, 13वां है छ स सर, और अंतिम है 14वां है हल। तो देखिएगा इसमें पहले जो 4 हैं ऐ उण रिलिक एवड़ ऐ ओ छ, तो ये तो हमारे 4 हो गए स्वर, ठीक है। फिर ये हमारे 5 से 14 यानी 10 हैं, वो हो गए व्यंजन। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि इनसे ये हमने प्रश्न उठेंगे। तो देखिएगा ये अपने स्वर और व्यंजन हो गए संस्कृत के, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रत्याहार क्वेश्चन आता है, प्रत्याहार कैसे बनते हैं या प्रत्याहार क्या है। तो देखिएगा प्रत्याहार, प्रत्याहार पाणिनि ने 44 प्रत्याहार बताए हैं। कितने? 44, जिसके अंतर्गत देखिएगा ये प्रत्याहार 2 वर्णों से बनते हैं। 2 वर्णों से प्रत्याहार बनते हैं, जिसमें आदि वर्ण होता है, वो होता है पहला, जैसे अच्छा, और होता है दूसरा अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण। प्रत्याहार को हम आदि वर्ण यानी प्रथम वर्ण गिना जाता है, और जो अंतिम वर्ण होता है वो नहीं गिना जाता है। प्रथम वर्ण जैसे अ हो गया और च हो गया, ये हमारा अंतिम वर्ण तो गिना नहीं जाएगा। तो देखिएगा अच यानी ये स्वर है, तो देखिएगा अच को कहते हैं स्वर। तो इसमें कौन कौन से हमारे स्वर आएंगे? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये हमारे अच के अंतर्गत आएंगे, यानी प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, समझ में आ गया इतना। फिर देखिएगा और भी हम प्रत्याहार देखते हैं। तो जैसे हमारा प्रत्याहार है शल, ठीक है, शल। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे वर्ण आएंगे? तो देखिएगा श, श, स और ह। फिर देखिएगा एक और प्रत्याहार लेते हैं हम, यम, ठीक है, यम। इसमें कौन कौन से आएंगे? जो हमारे अंतिम वर्ण होते हैं, यानी जो वर्गों के अंतिम वर्ण होते हैं वो आएंगे। इसके अंतर्गत देखिएगा य, म, द, न और न। इसके अंतर्गत एक और देखिएगा प्रत्याहार है यण। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? य, र, ल और व। इनको कहते हैं अंतस्थ। ये भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है। यण के अंदर अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? तो इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा एक और है, हम लेते हैं इक। प्रत्याहार है इक। तो इक में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो देखिएगा इसमें स्वर हैं ई, उ, री और ली। तो ऐसे हमारे प्रत्याहार बनेंगे। इसमें पहले गिनेंगे, यानी पहला जो वर्ण है आदि वर्ण, उनको गिना जाता है,
और जो अंतिम वर्ण होता है उन्हें छोड़ दिया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इससे अब हम आगे देखेंगे कि हमारे स्वर और व्यंजन, देखिएगा स्वर और व्यंजन से काफ़ी बार प्रश्न आ चुके हैं। तो देखिए जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अभी बताए हैं। स्वर को अच कहते हैं प्रत्याहार में। और देखिएगा स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। देखिएगा पहला है एकमात्रिक, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है द्विमात्रिक दीर्घ स्वर, और जो हमारा तीसरा है वो है प्लुप्त स्वर। तो देखिएगा ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है, जैसे देखिएगा अ, ई, उ, री, ठीक है। तो इनको बोलने में हमें कम समय लगता है, यानी एक मात्रा वाले। अब है द्विमात्रिक, यानी जिनमें बोलने में अधिक समय लगता है, यानी एक मात्रिक से ज़्यादा समय लगता है। जैसे देखिएगा अ, ई, उ, री, ठीक है। तो इनको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है। और स्वर किसे कहते हैं, तो देख लीजिएगा वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की बिना सहायता के उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं स्वर। और व्यंजन जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं होते हैं, यानी व्यंजन को अगर उच्चारित करना है तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिएगा अब आता है हमारा प्लुप्त स्वर, यानी एक मात्रिक और द्विमात्रिक से भी अधिक समय लगता है, उन्हें कहते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे औ, यानी इन दोनों से अधिक समय लगता है। एंग, ठीक है। तो ज़्यादा समय लग रहा है तो इन्हें कहेंगे प्लुप्त स्वर। फिर देखिएगा इसके अंतर्गत अनुनासिक, ये भी स्वर के ही पाठ नहीं है, ये वर्णमाला के हैं। तो देखिएगा अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार यानी संस्कृत में अनुस्वार को न या म से उच्चारित किया जाता है। इसका चिन्ह जो होता है इसको ऐसे चिन्हित करते हैं। जैसे देखिएगा ये हमने लिखा है त्वम, तो इसको हम अनुनासिक में लिखेंगे तो लिखेंगे त्वम, यानी एक ऊपर बिंदी आ जाएगी। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग को संस्कृत के अंदर ह उच्चारित होता है। जैसे देखिए बालक के पीछे हमने विसर्ग लगाया तो बालकः, बालिकाः, ठीक है। तो ऐसे हम उच्चारित करेंगे, विसर्ग को ह कहेंगे
और अनुस्वार को न या म से उच्चारित करेंगे। इसके बाद देखिएगा व्यंजन। इसके बाद आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग। और इसके अंतर्गत देखिएगा एक होते हैं अंतस्थ, जो अभी बताया था हमने। अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल और व। एक होते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत देखिएगा श, स, श और ह, ये आते हैं अपने ऊष्म वर्णों के अंतर्गत। अब देखेंगे हम जो दो वर्णों से बने हैं उनको देखेंगे। उनको कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में भी संयुक्त वाक्य, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो देखिएगा संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है जिसे हम अक्ष कहते हैं, दूसरा त्र और ज्ञ। इनके अंतर्गत दो दो वर्ण शामिल हैं। तो देखिएगा इसके अंतर्गत क और श, क और श मिलकर अक्ष बना है। फिर देखिएगा त्र के अंतर्गत त, धन, र, त और र मिलकर त्र बना है। और ज्ञ के अंतर्गत देखिएगा ज, धन, य, ज, धन, य मिलकर ज्ञ बना है। ठीक है, इतना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कि हमारे जो संस्कृत के अंतर्गत उच्चारण, जैसे हम स्वर, व्यंजन, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ, इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से, यानी शरीर के किन किन भागों से, यानी अपना जो मुख है, मुख के अंतर्गत किन किन भागों से उच्चारण होता है। तो देखिएगा यहाँ से रीट में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा कि पहले तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो संस्कृत के अंतर्गत उच्चारण स्थान 8 होते हैं। तो देखिएगा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिएगा। प्रथम है उर, द्वितीय है कंठ, तृतीय है शीर, चतुर्थ है जिह्वा, मूलम, पांचवा है दंता, छठा है नासिका, और सातवां है ओष्ठो, ओष्ठो, और आठवां और अंतिम है तालु। ठीक है का, पूछा जा सकता है कि संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो आपको 8 देने हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संस्कृत में उच्चारण स्थान नहीं है। तो इनमें से कोई भी सभी एक नाम नहीं देंगे और दूसरा नाम दे सकते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखिएगा, इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन कौन से स्वर कहाँ कहाँ से
निकलते हैं और कौन कौन से व्यंजन कहाँ से निकलते हैं। तो देखिएगा हम सूत्र के हिसाब से ही हम देखेंगे। तो सूत्र लिखने साथ में अगर आप लिख लोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिएगा पहला अपना सूत्र है, जो प्रथम सूत्र है वो है अकुह विसर्ज जननियाणाम। अकुह विसर्जनीयाणाम यानी ये कहाँ से निकलेंगे? कंठ। अकुह विसर्जन नियाणाम कंठ। तो देखिएगा इसके अंतर्गत पहला क अ, ठीक है, अ और आ हो जाएंगे ये। अपना पहला देखिएगा 1 2 यह 3 और ये 4 पूरा आ जाएगा विसर्ग। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन से हैं? अ और आ। फिर अपना ह, पहले अ आ, फिर क वर्ग, फिर ह और विसर्ग। ये अपने कंठ, कंठ से ये वर्ण निकलते हैं, अ आ क वर्ग ह और विसर्ग। दूसरा देखिएगा, दूसरा अपना सूत्र है इचु यशाणाम। इशु यशाणाम तालु। इशु यशाणाम तालु। तो देखिएगा ई च वर्ग य और श। तो देखिएगा ई और ई दोनों ही आ जाएगी इसमें। फिर देखिएगा च वर्ग, ये अपना च वर्ग हो गया। फिर य और श, ये तालु से उच्चारित होंगे। फिर अपना तीसरा सूत्र है, देखिएगा ऋतुर शाणा। ऋतुर शाणा मूर्धा। ऋतुर शाणा मूर्धा। तो इसके अंतर्गत देखिएगा री, ठीक है, तो ऋतुर शाणम मूर्धा। तो इसके अंतर्गत देखिए ये ट है, ऋतु, ठीक है, तो री और त्र। फिर ट वर्ग, फिर र, ठीक है, और ये अपने वर्ण निकलेंगे। चौथा देखिएगा लितुल शाणा। लितुल शाणा, लितुल शाणम दंता। लितुल शाणा दंता। तो इसके अंतर्गत देखिएगा ली ता वर्ग, ला और श। ये वर्ण 14 सूत्र से निकलेगा चौथा। और पांचवा जो सूत्र है अपूपध्यानी। अपूपध्यानी, अपूपध्यानी याणाम। अपूपध्याना ध्यानी याणाम कहाँ से? ओष्ठो। ओष्ठो। तो देखिएगा कौन कौन से आएगा। एक तो अपना उ उ,
दोनों आ जाएंगे उ और प वर्ग। देखिएगा इन सूत्रों को आपको याद करने पड़ेंगे विशेषकर, ताकि आप परीक्षा के अंतर्गत एक भी वर्ण इधर उधर नहीं हो। फिर देखिएगा अपना छठा सूत्र है, ये अपने पंचम वर्ण वाले हैं। यम डण नाना यम डण नानाम नासिका, यम डण नानाम नासिका, यानी नासिका से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होंगे, तो पंचम वर्ण। तो देखिएगा यम म ड़ न और न, ये अपने नासिका से उच्चारित होंगे। फिर देखिएगा सातवां सूत्र है ए दई तो कंठ तालु, यानी कंठ और तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो ए दई तो यानी ए और आई। आठवां देखिएगा वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, यानी जो व है वो दांत और होठ से निकलेगा, जैसे बोलता है ना व, ठीक है, तो होठ भी शामिल होते हैं और दांत भी टच होते हैं। देखिएगा अपना जो नवा सूत्र है वो है ओ दऊ तो कंठोष्ठम, ओ दऊ तो कंठोष्ठम, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ओ और औ। देखिएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये इधर था और ये इधर आ गया, क्योंकि ए आई के बाद ओ आता है। तो आप ऊपर नीचे देख लीजिएगा, अपने को सूत्र याद रखने हैं ताकि वर्ण आगे पीछे नहीं हो, ठीक है। फिर देखिएगा अपना जो 10वां सूत्र है वो है नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार नासिका से बोला जाएगा। और अनुस्वार को आपको पता है कैसे लिखते हैं संस्कृत में, ये अपना चिन्ह है, इसे अनुस्वार कहते हैं। तो देखिएगा एक और अंतिम सूत्र है, 11 सूत्र हैं। इसको एक बार 11 सूत्र को पूछा गया है परीक्षा के अंतर्गत, तो देखिएगा इसका है जीवहा, एक मिनट सॉरी, देखिएगा जीवहा मूल्यस्य, जीवामूलम, जीवामूलस्य जीवामूलम, यानी जीवा के मूल से बोले जाने वाले स्वर या व्यंजन। तो इनको हम ऐसे लिखेंगे क और ख। ये अपने ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा गया था, क और ख को लिखकर ऐसे दो सिंबल दिए गए थे बीच में। तो ये कहाँ से उच्चारित होता है, तो उसके अंतर्गत हमारे ये भी दिए गए थे, नासिका, ओष्ठ, कंठ, जीवा मूल। तो हमें जीवा मूल इसके अंतर्गत लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा बाकी है अपने, एक
स्वर और व्यंजन कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं ये हमने देखा है। और कंठ, जीवा, मूलक, मूर्धा, ओष्ठ ये सब आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से पक्के 1 से 2 3 प्रश्न भी एग्जामिनर बना सकता है। तो देखिएगा अभी हम बाह्य प्रयत्नों से कैसे स्वर और व्यंजन उच्चारित करेंगे। तो देखिएगा बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न से कैसे हम स्वर और व्यंजन उच्चारित करते हैं। तो देखिएगा ये भी परीक्षा के अंतर्गत आ चुके हैं, इसलिए देखना जरूरी है। तो देखिएगा पहला है होता है विवार, ठीक है, श्वास, अघोष, श्वास, अघोष, ये जो होते हैं श्वास अघोष यानी जिनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे हम कहते हैं ना वर्णों के प्रथम द्वितीय, जैसे क, ख और श, श, स, तो इनमें कम समय लगता है, यानी अघोष, जिनसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं होती हैं। तो वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत वर्णों के प्रथम व द्वितीय वर्ण आएंगे। और श और ये श, ये तीनों भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो दूसरा देखिएगा सवार, नाद और घोष, सवार, नाद और घोष। युद्ध होते हैं तब घोष किया जाता है, यानी जोर से बोला जाता है। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे अपने जिनसे ज़्यादा ध्वनि यानी ज़्यादा समय लगता है बोलने के अंतर्गत। तो वर्गों के कौन कौन से वर्ण आएंगे, वर्गों के देख लीजिए जो बच्चे हैं इनमें, वो इसमें आएंगे। वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और अंतस्थ, अभी हमने बताया था अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, य, र, लव और एक और आएगा ह। ये वर्ण भी इसी के अंतर्गत आएंगे। स्वर, नाद या घोष के अंतर्गत अगर पूछा जाए एग्जाम के अंतर्गत कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वर्ण वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें अंतस्थ और ह। फिर देखिएगा अपना जो तीसरा पॉइंट है उसमें है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो देखिएगा वर्गों के अल्प प्राण के अंतर्गत वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। और कौन सा, इतने ही आएंगे अंतस्थ, ठीक है। अल्प प्राण के अंतर्गत वर्गों का प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ, य, र, ल और व, इन वर्णों को भी ध्यान में रखना है। अपने चौथा देखिएगा महाप्राण, जो नाम से ही प्रतीत होता है कि महाप्राण कौन कौन से होंगे। तो देखिएगा वर्गों के पीछे बचा क्या है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण, ये महाप्राण आएंगे। और कौन से, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण में कौन कौन से आएंगे, श, श और
ह। महाप्राण के अंतर्गत वर्णों के वर्गों के सेकंड यानी द्वितीय और चौथा वर्ण प्लस ऊष्मा वर्ण श श श और ह। और अंतिम देखिएगा, ये अपने पूछा तो नहीं गया है लेकिन आ भी सकता है, तो देखिएगा उदांत, उदांत, अनुदांत, उदांत, अनुदांत, स्वरित। उदांत, अनुदांत, स्वरित के अंतर्गत स्वर आएंगे। क्या आएंगे? स्वर। ठीक है, इतना याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि केवल स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर यानी स्वर पूरे हो जाते हैं, 13 स्वर होते हैं, तो 13 स्वर उदांत, अनुदांत, स्वरित वर्ण होते हैं। तो देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण पढ़ी। वर्ण के अंतर्गत हमने स्वर, व्यंजन कितने होते हैं वो देखा है हमने माहेश्वरी सूत्र देखे हैं, प्रत्याहार देखे हैं, और स्वरों के व्यंजनों के उच्चारण स्थान देखें। तो आपको अच्छे से आप वीडियो भी अच्छे से देख लीजिए और साथ में अपनी जो बुक होती है उससे भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।